Hello everyone, we are continuing chapter number 10 respiration in organisms with the topic what happens to the air we breathe during respiration and respiration in humans. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है वो हमारी बॉडी के अंदर होता है, मतलब ब्रीथिंग इन के दौरान क्या होता है, ब्रीथिंग आउट के दौरान क्या होता है. So the air we breathe in from the atmosphere is called as inhaled air, and the air which we breathe out from our lungs through the nose is called as exhaled air. जो एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है उसे हम इनहेल्ड एयर बोलते हैं, और जो वापस हमारी बॉडी से बाहर निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सहेल्ड एयर बोलते हैं. अब हमें पता है जो एयर होता है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एटसेट्रा क्या होती हैं, डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती हैं. अब जो एयर हम ब्रीथ इन करते हैं वो एयर भी मिक्सचर ऑफ गैसेस है. हालांकि हम कहते ही हैं कि वी टेक ओनली ऑक्सीजन एंड वी रिलीज ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, बट इन एक्चुअल वी टेक एयर that is called as inhaled air and we exhale air that is called as exhaled air. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है उसके प्रपोर्शन को हम डिस्कस करेंगे. कहते हैं जो एयर हम इनहेल करते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की जो अमाउंट हो दैट इज़ अबाउट 21%, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड उस इनहेल्ड एयर के अंदर होती है दैट इज़ अबाउट 0.04%, और जो वाटर वेपर्स की अमाउंट होती है वो भी क्या होती है, अ लिटल, मतलब बहुत कम. बट यही जब हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, मतलब जब ग्लूकोज जो है हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है. देन जो सम ऑफ द ऑक्सीजन हमने यूज़ की है कहता है वो यूज़ हो जाएगी और उसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा. अब इसी वजह से क्या होगा, जो एक्सहेल्ड एयर होगी उसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इनहेल्ड एयर के कंपैरिजन में क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और जो वाटर वेपर है वो भी क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं. तो एक्सहेल्ड एयर, जो एयर हम एक्सहेल करते हैं आफ्टर रेस्पिरेशन, देन उसमें जो ऑक्सीजन की अमाउंट रह जाती है दैट इज़ अबाउट 16.4%. कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट रह जाती है 4.4%, एंड वाटर वेपर की जो रह जाती है दैट इज़ अलोट. मतलब देयर इज़ वेरिएशन, देयर इज़ चेंजेस. इनहेल्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा थी और एक्सहेल्ड एयर के अंदर वो ऑक्सीजन यूज़ हो गई, और वो ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो इनहेल्ड एयर के कंपैरिजन में रिड्यूस होकर कितनी हो गई, 16.4%. इनहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गई थी 0.04%, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रिलीज हुई अब वो टोटल मिलाकर पहले से इंक्रीज हो गई दैट इज़ अबाउट 4.4%. जो वाटर वेपर इनहेल्ड एयर के अंदर कम थे वही वाटर वेपर कहते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन भी वाटर रिलीज हुआ, तो वो वाटर वेपर की जो अमाउंट थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इन द इनहेल्ड एयर एंड एज वेल एज एक्सहेल्ड एयर. अब कॉमन ऑब्जर्वेशन में देखते हैं, कहते हैं जब हम हमारे माउथ से एयर को एक्सहेल करते हैं ऑन अ मिरर तब क्या पड़ जाता है, वहाँ पर अ पैच ऑफ मॉइस्चर इज फॉर्म ऑन द मिरर सरफेस. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एयर हमारे मुंह से बाहर निकलती है उसमें बहुत सारे वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं. ये वाटर वेपर मिरर सरफेस पर कंडेंस हो जाते हैं जिससे क्या बन जाती हैं, बहुत छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, जिससे हमें क्या फील होता है कि देयर इज़ अ पैच ऑफ मॉइस्चर. हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. इसके लिए हमने क्या लिया, ए बी दो हमने क्या ली, ग्लास ट्यूब्स ली, बॉइलिंग ट्यूब्स ली, और दोनों के अंदर हमने क्या डाला, लाइम वाटर डाला. अब इन दोनों में हमने क्या कनेक्ट की, एक बड़ी डिफरेंट शेप की, मतलब सी जो ग्लास ट्यूब है वो हमने कनेक्ट की जिसका एक पार्ट छोटा था और एक पार्ट क्या था, बड़ा था. जो छोटे वाला पार्ट था वो तो हमारे ए वाले बॉइलिंग ट्यूब के अंदर था, और जो बड़े वाला पार्ट था वो हमारे बी वाली बॉइलिंग ट्यूब में था जो कि हमारे लाइम वाटर को टच कर रहा था. इसके साथ हमने जो डी ली, एक और ग्लास ट्यूब, उसका हमने जो पार्ट टच करवाया वो पूरा का पूरा हमारा बॉइलिंग ट्यूब ए के अंदर था जो कि लाइम वाटर के साथ कनेक्ट था. और इधर से हमने क्या लिया, एक और ई ग्लास ट्यूब ली जो कि छोटी थी साइज़ में, जो कि किसके अंदर कनेक्ट थी, हमारे बी बॉइलिंग ट्यूब के अंदर कनेक्ट थी. अब इसको एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम क्या कहते हैं, वी पुट द टॉप एंड ऑफ ट्यूब सी इन द माउथ. जो ट्यूब सी थी हमारा उसका जो टॉप एंड है उसको अपने मुंह में डालेंगे
एंड ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, मतलब सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। कहते हैं जब हम ब्रीथ इन करेंगे तब जो इनहेल्ड एयर है मतलब फ्रेश एयर है वो ग्लास ट्यूब डी के अंदर एंटर करेगी एंड पासिस थ्रू द लाइम वाटर इन द बॉइलिंग ट्यूब। और कहाँ से होती है, कहते हैं लाइम वाटर से होती हुई कहाँ जाएगी, बॉइलिंग ट्यूब ए के अंदर जाएगी। अब जब हम ब्रीथ आउट करेंगे, कहता है जो एक्सहेल्ड एयर जो लंग से आ रही है वो कहता है हमारे बॉइलिंग ट्यूब बी के अंदर जो लाइम वाटर है उसके अंदर ऐड होगी। और हम कंटिन्यूसली जब ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का कंसेप्ट करेंगे फॉर अबाउट 5 मिनट्स, हम क्या देखेंगे, कहता है जो लाइम वाटर है बॉइलिंग ट्यूब ए के अंदर वो भी थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, मिल्की होना शुरू हो गया। बट हम क्या देखेंगे कि जो बॉइलिंग ट्यूब बी है इसके अंदर जो हमारा लाइम वाटर था वो और ज़्यादा मिल्की हो गया। तो इससे हम क्या बताएंगे, कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो इनहेल एयर के अंदर भी प्रेजेंट होती है, बट जब हम एयर एक्सहेल करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच कम्स आउट इन एक्सहेल्ड एयर। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारी बॉडी के अंदर होता है और उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी रिच सिंपल कंपाउंड्स मिलते हैं। मतलब जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था स्टार्च कार्बोहाइड्रेट वो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, फैट्स फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, और किस तरीके से वो ब्लड के थ्रू होते हुए हमारे सभी बॉडी सेल्स तक पहुंचते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो ये डाइजेस्टेड फूड है वो रेस्पिरेशन करता है इन एवरी सेल। अब हम ह्यूमन बींग्स के अंदर कहते हैं मैनी ऑर्गन्स टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड वी कॉल दैम ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, सबसे पहले आता है हमारा ब्रीथिंग में, जैसे हम कहते हैं नोज, देन नेसल पैसेज, देन ट्रैकिया, देन उसके बाद ब्रॉन्ची, लंग्स एंड डायफ्रैगम। अब इसका जो कंसेप्ट है वो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो ह्यूमंस के अंदर कंप्लीट होता है। अब हम कहते हैं कि हमारे जो नोज़ होते हैं उसमें 2 होल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रल्स बोलते हैं, एंड देयर इज़ अ पैसेज, पैसेज मतलब रास्ता, इन द नोज बिहाइंड द नॉस्ट्रल्स। कहता है नाक से जो नॉस्ट्रल्स हैं हमारी उधर नीचे से क्या निकलता है, रास्ता निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नेसल पैसेज और नेसल कैविटी। अब ये जो नेसल पैसेज है कहता है ये नॉस्ट्रल्स को जो हमारा ट्रैकिया होता है जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं, कहता है उसके साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। अपर एंड जो होता है विंड पाइप का दैट हैज़ अ वॉइस बॉक्स, उसके ऊपर क्या आता है, हमारा वॉइस बॉक्स होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लैरिंक्स बोलते हैं। अब ये जो विंड पाइप थी फर्दर कहता है ये ब्रांच होती है, मतलब टूटती है इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ची एट इट्स लोअर एंड, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है। देन 2 जो ब्रॉन्चेस हैं दे आर कनेक्टेड टू द 2 लंग्स, 1 टू द लेफ्ट लंग एंड 1 टू द राइट लंग। अब ये जो दोनों ब्रॉन्चेस ही कहता है एक लेफ्ट लंग से कनेक्ट होती है दूसरी राइट लंग से कनेक्ट होती है। ईच ब्रॉन्चेस डिवाइड्स इन द लंग्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रॉन्चिल्स। अब कहता है फर्दर ये जो ब्रॉन्चेस थी जो लंग्स के अंदर थी कहता है वो फर्दर क्या होती है, डिवाइड होती है और छोटी छोटी स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्चिल्स बोलते हैं। अब ये जो स्मॉलेस्ट ब्रॉन्चिलीज होती हैं इनमें क्या होते हैं, दे हैव टिनी एयर सैक्स, बहुत छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, मतलब एयर पास होने की जगह होती है एट देयर एंड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्वोलीज बोलते हैं। अब ये जो एल्वोलीज की वॉल होती हैं वो क्या होती है, वो बहुत पतली होती हैं एंड दे आर सराउंडेड बाय वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज, और उनकी चारों तरफ क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो क्या करती हैं, गैसेज एक्सचेंज करने का काम करती हैं। मतलब जो एयर हमारे मतलब जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द एयर एंड द ब्लड वो किसकी वजह से हो रहा है, दैट टेक प्लेस अक्रॉस द वॉल्स ऑफ एल्वोलीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ thin blood capillaries around themselves.
फिर नीचे वाली साइड जो होता है वो डायफ्रागम होता है, जो कि क्या होती है, दैट इज अ कर्व्ड शीट ऑफ मसल विच इज बिलो द लंग्स। अब जो ब्रीथिंग ऑर्गन होते हैं ह्यूमन बींग्स के वो कौन से होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं। मतलब हमारे जो लंग्स हैं हमें भी पता है दैट लाई इन द चेस्ट कैविटी विच इज बाउंड बाय द रिब केज एंड डायफ्रागम। अब जो मसल्स हैं और डायफ्रागम की और रिब केज की वही हेल्प करती हैं ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट में, जैसा कि हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से ब्रीथिंग इन के दौरान जो मसल्स हैं रिब केज की डायफ्रागम की कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ब्रीथिंग आउट के दौरान क्या करती हैं, रिलैक्स करती हैं। तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो क्या होता है, इन एंड आउट के दौरान हमारी जो चेस्ट है, हमारी जो छाती है वो अप एंड डाउन मूव करती है। अब ऐसा कैसे होता है, कहते हैं जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी अपना साइज एक्सपेंड कर देती है और इस एक्सपेंशन मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जो एयर हमने ब्रीथिंग के दौरान ली थी वो हमारे लंग्स तक पहुंचती है। दूसरी तरफ क्या होता है कि जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तब चेस्ट कैविटी का साइज क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होने की वजह से कहता है जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर थी वो क्या हो जाती है, स्क्वीज आउट हो जाती है फ्रॉम द लंग्स। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रॉपरली द वर्किंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे ब्रीथिंग का, अब हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब नॉर्मली जब हम ब्रीथ इन करते हैं थ्रू द नोज तो एयर जो है वो हमारे नॉस्ट्रिल के अंदर एंटर करती है, हमारे नेसल पैसेज से होती हुई लैरिंक्स, देन ट्रैकिया, ब्रॉन्ची एंड फाइनली कहाँ रीच करती है, हमारे लंग्स तक रीच करती है। अब कहते हैं लंग्स में क्या होता है, कहते हैं एयर पासिस थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रॉन्चिलीज। अब क्या होती है, जो एयर आई है, हमने ब्रीथिंग की है, वो ब्रॉन्चेस से ब्रॉन्चिलीज में एंड देन फाइनली कहाँ पहुँचती है, एल्वोलिज में पहुँचती है। एल्वोलिज की चारों तरफ क्या होती हैं, थिन वेरी ब्लड वेसल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलती हैं, वो क्या करती हैं, उनके अंदर ब्लड होता है। अब जो एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, कहता है दैट डिफ्यूज आउट फ्रॉम द एल्वोली इनटू द ब्लड। अब वो जो ऑक्सीजन थी वो ब्लड के साथ क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है इन कैपिलरीज। अब यही ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर एंड दिस ऑक्सीजन इज कैरिड ड्यू टू द ड्यू टू द रेड पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। अब जो हमारा रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वही इस ऑक्सीजन को सभी बॉडी सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। अब जब ब्लड सभी टिश्यूज़ मतलब सभी बॉडी सेल्स तक पहुंचेगा, कहता है जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उस ब्लड के अंदर वो हर सेल तक पहुंचेगी। अब यही फर्दर ऑक्सीजन जो है क्या करेगी, कंबाइन करेगी विद द डाइजेस्टेड फूड और रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेगी एंड इन रिटर्न एनर्जी को रिलीज करेगी। And the materials like fatty acid and glycerol which is produced by the digestion of fats, अब ये भी क्या होंगे, they are also oxidized, मतलब ये भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जिससे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी एंड इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होंगे बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स थे रेस्पिरेशन के लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दे एंटर इनटू द ब्लड। अब वही ब्लड वापस क्या करेगा, दैट कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू द एल्वोलीज इन द लंग्स। अब लंग्स की एल्वोलीज तक वो उसे वापस ले आया। अब लंग्स की जो एल्वोलीज थी उसके पास फिर से ब्लड कैपिलरीज थी, कहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को उस ब्लड में से लेगी और हमारे लंग्स से उसे वापस क्या कर देगी, एक्सहेल करती हुई हमारे नोज से ब्रीथिंग आउट के दौरान क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी। तो यहाँ हम क्या कहते हैं कि फ्रॉम द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर रिमूव्ड with the air we breathe out. In this way the process of gases exchange is completed in the human respiratory system। मतलब इस तरीके से गैसेस का जो एक्सचेंज है वो पॉसिबल होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से रीड करना है।